वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी एक ऐसे जेंसी भूत के बारे में है जो कि मोबाइल चलाती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है, साथ ही उसे गिटार बजाना बड़ा पसंद है। बस इतना इंट्रो बहुत है यार। आइए देखते हैं कहानी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्सर्ट दिखाया जाता है। बैंड में काम करने वाले सभी लोग 2 दिन में यूरोप पे कॉन्सर्ट के लिए जाने वाले हैं। इस बैंड में गिटारिस्ट है दोस्तों, नाम है प्रभा। उसको छोड़कर बाकी सभी का यूरोप का टिकट कंफर्म हो चुका है। अभी बात प्रभा को इस बैंड का मालिक बताता है कि तुम यूरोप टूर पर नहीं आ पा रहे हो, लेकिन प्रभा अपने बारे में सबसे ज्यादा श्योर था, इसीलिए उसने अपना फ्लाइट भी छोड़ दिया था और वो 2 महीनों के लिए रिहर्सल रूम में अपना सामान रखने वाला था। मतलब कि वो अब बेघर भी हो चुका था। ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो 2 महीने तक अपना गुजारा चला पाए। ये सभी लोग तो 2 महीने के बाद वापस आएंगे। असल में प्रभा का टिकट इसीलिए नहीं हो पाए दोस्तों, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का बजट बहुत ही कम पड़ चुका था। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट यानी कि प्रभा को हटा दिया। यहाँ प्रभा का बॉस कहता है कि तुम एक काम करो, घर चले जाओ। तुम्हारे पिता का जन्मदिन भी तो है, तुम्हें इन्विटेशन भी मिला है, वहां 2 महीने तक रहो, आराम से खाओ पियो। अब प्रभा अपने पिता से किसी वजह के कारण बात नहीं करता दोस्तों, पता नहीं क्या है। इसलिए वो जाना तो नहीं चाहता, पर क्या करें, अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो वो चला जाता है। तो अब अगले सीन में हमें प्रभा के गांव और घर को दिखाया जाता है। प्रभा के घर में उसके पिता, उसका भाई दीपक और उसके बड़े पापा रहते हैं। प्रभा का परिवार वैसे एक ब्राह्मण परिवार है। प्रभा के पिता और भाई इस गांव में पुरोहित का काम करते हैं दोस्तों। प्रभा का भाई दीपक अब ज्यादातर विदेश में रहता है और वहीं की पूजा पाठ वगैरह करता है। और वैसे प्रभा ने भी वेदों का पूरा ज्ञान अपने भाई के साथ लिया हुआ था, मगर वो एक गिटारिस्ट बनकर अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहा था, इसलिए उसने 7 साल पहले घर छोड़ दिया। बाकी प्रभा अपने पिता से बात क्यों नहीं करता, आगे पता चलेगा। तो प्रभा के पिता उसके भाई के साथ सामने वाले गेट पर होते हैं, जहां मेहमानों की चहल पहल होती है, क्योंकि प्रभा के पिता का 70वां बर्थडे था और प्रभा इसीलिए पीछे के रास्ते से आता है, जहां वो पप्पू से मिलता है दोस्तों। और पप्पू है उसका प्यारा सा डॉग, जिसे प्रभा बचपन में इस घर में लेकर आया था। पप्पू से मिलने के बाद प्रभा तुलसी से मिलता है। तुलसी इस घर का खाना पीना वगैरह सब बनाती है दोस्तों, मतलब घर का काम वगैरह करती है। इसके बाद प्रभा सीधा अपने बड़े पापा के कमरे में जाता है। उनसे प्रभा की अच्छी जमती है। तो प्रभा उनसे बताता है कि मैं अपने पिता का सामना नहीं करना चाहता, बस इसीलिए मैंने पीछे का दरवाजा चुना आने के लिए। इसके बाद शाम को प्रभा अपने कजन रुपेश से मिलता है। रुपेश भी असल में इस गांव में ही पुरोहित का काम करता है दोस्तों, मतलब आसपास के जो भी पूजा पाठ हवन वगैरह होता है उसे रुपेश ही करता है। तो रुपेश से प्रभा बोलता है कि यार तुम्हारी नजर में मेरे लिए कोई ऐसा काम है जिससे मेरे 2 महीने गुजर जाएं तो बता देना। रुपेश कहता है कि भाई एक काम करो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। तुमने भी मेरे साथ वेदों और मंत्रों का ज्ञान तो लिया ही है, और जो भी हमें मिलेगा उसे बांट लेंगे आपस में। लेकिन दोस्तों प्रभा ये सब नहीं करना चाहता। वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, मतलब कि वो नास्तिक है। अब प्रभा नास्तिक क्यों है, इसके पीछे की कहानी आगे पता चलेगी। रुपेश से बात करने के दौरान प्रभा वहां दूर खड़े कुछ लड़कों को देखता है जो कि नशा वगैरह कर रहे होते हैं। उन लड़कों को देखकर रुपेश ऐसे ही अपनी स्टाइल जमाने के लिए उनको भगाने के लिए आता है, तो उल्टा वो लड़के रुपेश को बहुत अच्छी तरीके से पीट देते हैं। साथ ही वो प्रभा को भी वहां से जाने के लिए कहते हैं और प्रभा भी डर के मारे रुपेश के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रभा पास ही के शहर में अपने दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम होता है फैजल। फैजल ने प्रभा के कहने पर उसे एक धुन बजाने के लिए बुलाया था, जो कि एक एल्बम सॉन्ग में इस्तेमाल होने वाली है। इसके लिए प्रभा को 2500 रुपए मिलने वाले थे, पर वो भी कब उसके अकाउंट में आएंगे ये तो खुद उसे पता नहीं है। इसलिए प्रभा हताश होकर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको लगा था पैसे अभी मिल जाएंगे, पर नहीं मिले। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने बड़े पापा से पैसे मांगता है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, सारा पैसा तो तेरा बाप अपने पास रख लेता है, जाकर उससे मांगना। अब प्रभा बेचारा क्या ही करता, वो अपने पिता से जाकर 200 रुपए की मांग करता है। कहता है मुझे ये पैसे चाहिए चाय वगैरह पीने के लिए। तो प्रभा के पिता उसको चाय बनाकर ला कर देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा पूरा दिन पार हो जाएगा, चाय के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, समझे। प्रभा एकदम से चिढ़ जाता है, जिस पर उसके बड़े पापा उसे महाभारत के एक श्लोक के जरिए समझाते हैं कि बेटा खराब समय में तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होती, तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके पैसे कमा सकते हो प्रभा। तो प्रभा उनका इशारा समझ जाता है, इसीलिए वो रुपेश से जाकर मिलता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा असिस्टेंट बनकर ये पूजा पाठ वगैरह करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ मैं 50-50 लूंगा, 50 मेरा 50 तुम्हारा। रुपेश ये सुनकर बड़ा खुश होता है और प्रभा की शर्त को मान जाता है। इसके बाद हम रुपेश को प्रभा के साथ कई पूजाएं वगैरह करते हुए देखते हैं, जिससे प्रभा की बहुत अच्छी आमदनी भी होती है। प्रभा वैसे भगवान में विश्वास तो नहीं करता, मगर ये पूजा पाठ को बहुत अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि उसका कहना यह है कि हमारी आमदनी का जरिया है तो इसको अच्छे तरीके से जी जान लगाकर करना चाहिए। तो प्रभा और रुपेश साथ में एक दिन एक आदमी के नए घर में गृह प्रवेश की पूजा करने जाते हैं, जहां पर रुपेश देखता है कि इनके यहाँ एक बहुत ही बड़ा मजबूत झूला है। और पूजा करने के बाद रुपेश उस झूले के बारे में घर के मालिक से सवाल करता है, मतलब उस झूले के बारे में। तो रुपेश के सवाल पर वो आदमी कहता है कि इस झूले पर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ जाएं तो भी ये नहीं टूटेगा, ऐसा है ये झूला। रुपेश को वो आदमी पता है दोस्तों, पूरे परिवार के साथ बिठा के दिखाता है झूले पर। यहाँ रुपेश एक मोटे बच्चे को देखता है कि वो झूले में जगह ना होने की वजह से नहीं बैठ पा रहा, इसलिए उदास है वो। तो रुपेश उसे बुलाकर अपनी गोद में बैठा देता है, जिसके बैठने से झूला तुरंत टूट जाता है और रुपेश उस भारी भरकम बच्चे के नीचे दबने के कारण बहुत ज्यादा घायल हो जाता है।
उसे चोटें आ जाती हैं। अब रुपेश चाहकर भी पूजा कराने नहीं जा सकता था, इसीलिए वो प्रभा को उसका काम अकेले ही देखने को कहता है कि भाई अब तू ही करेगा जो करेगा, क्लाइंट मेरे होंगे, काम तुम्हारा, तुम 60% तक ले लेना, मुझे 40 दे देना, जो भी कमाई होगी, पर मेरे ठीक होने तक प्लीज सब कुछ संभाल लो। प्रभा इसके लिए तैयार हो जाता है। अब वो रुपेश के बिना ही पूजा पाठ को कराने लग जाता है, जो देखकर उसके पिता और बड़े पापा दोनों बड़े खुश होते हैं। अब फैजल एक दिन प्रभा को म्यूजिक स्टूडियो बुलाता है, क्योंकि उसके एक ट्रैक को एक बड़े म्यूजिक कंपोजर ने पसंद कर लिया था। वो प्रभा का इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई से लेना चाह रहे थे, तो प्रभा उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ है, मगर वो जो भी कंपोजर है वो रात में काम करता है, तो अभी वो सो रहा है, इसीलिए अभी के लिए तो प्रभा का इंटरव्यू वाला काम टाल दिया गया है दोस्तों। तो प्रभा वापस आने वाला होता है, तभी उसे रुपेश का कॉल आता है। वो कहता है कि आज शाम को एक पूजा का ऑफर आया है, काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं प्रभा, और जिनके यहाँ पे पूजा होने वाली है बहुत ही बड़े वकील है वो, उनका एक बेटा है अविनाश, जो कि 12th स्टैंडर्ड में है। वो अविनाश पिछले एक हफ्ते से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, और घर वालों का कहना है कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है, तो वो लोग भूत को भगाने के लिए कोई पूजा करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब प्रभा को ये पूजा नहीं आती थी, तो रुपेश कहता है कि अबे मैं तुझे पीडीएफ भेज दूंगा, उसको देखकर बस कर लेना अपने हिसाब से। अब प्रभा भी फ्री था तो इसको करने के लिए मान जाता है। तुरंत उस वकील के घर पे पहुंचता है, जहां जाने पर प्रभा को पता चलता है कि अविनाश पूरे एक हफ्ते से डरा डरा सा रहने लग गया था, पता नहीं क्या हो गया था उसको। डॉक्टर्स को भी दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अविनाश एक रात अचानक से रोते हुए रात के समय अपने माता पिता के पास आया, और उस दिन के बाद से उसे कोई आत्मा डरा रही है, पता नहीं कौन है। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि ये भूत किसी लड़की का है, जो कि अविनाश से बात करने की कोशिश करती है। अविनाश हर वक्त डरा डरा सा रहता है और किसी से आंख भी नहीं मिला पाता, हर वक्त अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो इस तरह की हर किसी से सारी कहानी सुनने के बाद प्रभा अविनाश को बुलाता है और इस पूजा को शुरू करता है। तो पूजा बढ़िया से होती है, और पूजा खत्म होने के बाद प्रभा देखता है कि अचानक से अविनाश ठीक हो गया है, पूरी तरह पहले जैसा हो गया है। अब उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। खुद प्रभा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पूजा सक्सेसफुल हो गई। प्रभा को लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर की दवा ने असर कर दिया है। पूजा तो ऐसी करी थी मैंने नकली, लगता है डॉक्टर की दवा से अविनाश ठीक हो गया, बढ़िया है। मगर अविनाश के पिता बड़े खुश होते हैं प्रभा से। उनको तो ये लगता है कि प्रभा की पूजा की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो वो प्रभा को इस पूजा के लिए 60,000 की जगह पूरे 1 लाख दे देते हैं। और ये सारी बातें सुनकर घर बैठा रुपेश बड़ा खुश होता है, और वो अब अपना और भी ज्यादा प्रचार करने लग जाता है कि भूत भगाने की पूजा मैं बहुत बढ़िया तरीके से करता हूँ, जिसको भी ऐसी जरूरत हो मेरे पास आ जाए। तो अगली सुबह जब प्रभा उठकर अपना फोन चेक करता है, उसमें उसकी व्हाट्सएप डीपी चेंज हो चुकी थी। किसी ने व्हाट्सएप पर एक कोरियन सिंगर की डीपी लगा दी थी। अब प्रभा को याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने डीपी कब चेंज करी यार। इस बीच रुपेश भी ठीक हो जाता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, प्रभा के नाम एक ऑर्डर आता है जो कि उसने कभी किया ही नहीं था, और ये ऑर्डर था एक लेडीज कुर्ते का। प्रभा सोचता है कि ये मैंने कब मंगवाया, और जब वो अपना फोन को देखता है तो उसमें एक शॉपिंग ऐप इंस्टॉल्ड होता है। उसी ऐप से ये कुर्ता ऑर्डर किया गया था, और साथ ही इसकी पेमेंट पेज पे प्रभा का क्रेडिट कार्ड भी ऐड किया गया था। तो प्रभा तुरंत उस कुर्ते का रिफंड डालकर आज ही की रात अपना फोन ऑफ करके सो जाता है। जिसके बाद जब बीच रात में उसकी नींद खुलती है तो प्रभा का फोन वहां पे नहीं होता, बल्कि उसके कमरे में एक लड़की उसका फोन चला रही होती है। प्रभा की तो हालत खराब हो जाती दोस्तों उसको देखकर, पर वो लड़की प्रभा से कहती है कि मैं अभी कुछ देर में आती हूँ, इतना कहकर हो जाती गायब। प्रभा को लगता है कि उसे अब किसी का भूत दिखाई दे रहा है, शायद पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए वो डर के मारे जाकर अपने बड़े पापा के कमरे में सो जाता है। सुबह उठकर वो इस बारे में अपने बड़े पापा से बताता है, तो वो तो उसका विश्वास नहीं करते कि अबे पी के आया था क्या कल रात। बाकी सुबह के वक्त भी प्रभा को वो लड़की फिर दिखती है, जो कि प्रभा से बताती है कि मैं मर चुकी हूँ और अभी एक आत्मा हूँ, क्यों डर रहे हो मुझसे। इसके पहले मैं अविनाश के साथ थी, लेकिन अविनाश मुझसे बात नहीं करता था, फिर जब तुमने उसकी पूजा करी तो मुझे तुम सही लगे और मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई। तो दोस्तों अब सिर्फ प्रभा ही उसको देख सकता था। व्हाट्सएप की डीपी चेंज करना और ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करना, ये सब इसी आत्मा का काम था। ड्रेस को रिटर्न करने के लिए वो प्रभा को थैंक यू कहती है कि देखो ऐसा है ना, उस ड्रेस का कलर गलत आ गया था, मुझे वैसे भी दूसरे कलर की चाहिए थी, बढ़िया हुआ तुमने रिटर्न कर दिया। रात के वक्त वही प्रभा का फोन चलाती थी। प्रभा तो बुरी तरह से डर जाता है कि अबे तुम्हें चाहिए क्या, मगर फिर भी वो सोचता है ये मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। इसलिए वो सीधा अविनाश के डॉक्टर से जाके मिलता है। उनसे जाकर प्रभा कहता है कि मुझे आजकल भ्रम हो रहे हैं, एक लड़की की आत्मा मुझसे बात करती है, मेरा फोन चलाती है। तो यहाँ बातों ही बातों में प्रभा डॉक्टर के पूछने पे बता देता है कि देखो वैसे मुझे ना तो भूत पे विश्वास है ना ही भगवान पर। और दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों है। तो एक दिन क्या हुआ, बचपन में वो अकेला था एक दिन अपनी माँ के साथ, और उसके पिता भाई वगैरह किसी पूजा के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। उस समय प्रभा पूजा पाठ बहुत करता था और भगवान पर भी विश्वास करता था। लेकिन अब जब प्रभा भगवान की आरती कर रहा होता है तो उसे अपनी माँ की आवाज आती है, जिससे वो नजरअंदाज कर देता है। और फिर पूजा खत्म होने के बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है ना, तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। प्रभा का जलाया हुआ दिया अभी तक भगवान के पास जल रहा होता है। अब अगर भगवान होते तो उसकी माँ की जान ऐसे नहीं जाती,
ये वो सोच लेता है, सोचता है कि अगर मैं पूजा नहीं कर रहा होता तो शायद मैं अपनी माँ को देख लेता, उनकी बात को सुन लेता टाइम पर। उस दिन से दोस्तों प्रभा नास्तिक बन गया और उसने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। तो अब डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस तुम्हें अच्छे से सोने की जरूरत है। मैं तुम्हें खुद कुछ नींद की दवाई देता हूँ, उसको रात में खाकर आराम से सो जाना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवा लेकर प्रभा घर आ जाता है और रात में मोबाइल फोन अपने तकिए के नीचे रखकर दवाई खाकर सो जाता है। लेकिन बीच रात में फिर उसकी नींद जब खुलती है ना, तो वो उसी आत्मा को अपने कमरे में देखता है। वो तो मजे से फोन चला रही होती है। प्रभा यहाँ पे हिम्मत करके उस आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी मुक्ति की कुछ कोशिश करता हूँ। मगर उस लड़की को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं है दोस्तों, जैसा कि क्या उसका नाम है, वो मरी कैसे, कौन है, वो कुछ पता नहीं। अब प्रभा इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अपने दोस्त रूपेश को बुलाता है ताकि वो भूत भगाने वाली पूजा करके इस आत्मा को भगा दे। लेकिन रूपेश के पूजा करने का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो वहीं साथ में पूजा में बैठी होती है। रूपेश के जाने के बाद प्रभा उस आत्मा से पूछता है कि प्लीज यार ये बता दो तुम मुझसे चाहती क्या हो। अब इस पर वो कहती है कि हे जीसस, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कैसे जुड़ी, मुझे खुद नहीं पता। अब यहाँ पे आत्मा के मुंह से जीसस सुनकर प्रभा को इतना तो पता चल जाता है कि हो सकता है ये लड़की क्रिश्चियन हो और इसीलिए इस पर हमारे पूजा पाठ का कोई असर नहीं हो रहा। इसीलिए वो एक दुकान से क्रॉस लेने के लिए जाता है, मगर तब भी उस आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। प्रभा अब समझ नहीं पा रहा था कि इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी बीच प्रभा के दोस्त फैजल का कॉल आता है, जो कि प्रभा से कहता है कि तुम जहां भी हो जल्दी से स्टूडियो आ जाओ, क्योंकि आज रात ही सर तुम्हारी धुन को सुनना चाहते हैं वीडियो पे। तो प्रभा उससे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, ठीक है। अगले सीन में हम प्रभा को स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ प्रभा के साथ वो आत्मा भी आई है। प्रभा ठीक से पहले धुन नहीं बजा पा रहा था, मगर जब उस लड़की की आत्मा बताती है ना कि इसको ऐसे बजाओ, तो प्रभा उसकी बात को फॉलो करता है और उसकी ये धुन उस म्यूजिक कंपोजर को पसंद आ जाती है, जो प्रभा से कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी मुंबई बुलाता हूँ, मेरी टीम से संध्या तुम्हें कोऑर्डिनेट करेगी, तुम्हारे यहाँ पे आते ही हम नया सॉन्ग शूट करेंगे। और प्रभा के लिए ये मौका कितना जरूरी था ये उसके चेहरे से साफ पता चलता है। प्रभा के मन में अब इस आत्मा का डर बिल्कुल निकल गया था, बल्कि वो उसको थैंक यू कहता है। मगर प्रभा का सवाल ये था कि तुम्हें फोन चलाना आता है मगर अपना नाम तक याद नहीं, ये क्या है। तो वो लड़की कहती कि मुझे अपने इंटरेस्ट, अपनी आदतें और अपनी पसंद ये सब चीजें याद है, यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हारी तरह गिटार काफी पसंद है। अविनाश को भी गिटार बजाना पसंद था, मतलब कि तभी मैं उससे जुड़ी, और फिर तुमसे क्योंकि तुम्हें भी पसंद है। आगे वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ डिल्यूजनल लगता है। तो ये सारी बातें सुनकर प्रभा उसका नाम डेलुलू रख लेता है दोस्तों। डेलुलू बताती है मुझे बस अब एक चीज याद है कि जब मैं मरी थी ना, तो किसी ने उस समय यस कहा था, मानो कि जो भी था वो ये चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। अब वो कौन है मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों अगर उस आदमी के बारे में पता चल जाए ना, तो शायद डेलुलू की मौत के बारे में भी पता चल जाएगा या उसके परिवार के बारे में पता चल जाएगा, और ये सारे काम का जिम्मा प्रभा उठा लेता है। बीते हुए दिनों के साथ ये दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। यार डेलुलू बोलना अच्छा नहीं लग रहा, आत्मा ही बोलता हूँ इसको। प्रभा आसपास की सारी सिमेट्रीज चेक करता है, मगर उसे आत्मा के बारे में कहीं पता नहीं चलता, यहाँ तक कि अभी भी आत्मा को याद नहीं आ रहा था उसका नाम क्या है। तो अब एक दिन प्रभा उस आत्मा के साथ जब घर में होता है, तो वो उसका गिटार बजा रही होती है। वो प्रभा से पूछती है कि तुम और तुम्हारे पिता एक ही घर में रहते हो, एक दूसरे से बात तक नहीं करते क्यों। तो प्रभा कहता है कि जब मेरी माँ की मौत हुई थी ना, तब पप्पू यानी कि हमारा पालतू डॉग नया नया घर में आया था, उसे माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए वो रोए जा रहा था। मुझे लगा कि माँ के जाने से पहले एक आखिरी बार पप्पू का चेहरा उनको दिखा दूं तो बढ़िया हो जाएगा। और फिर दोस्तों यही सोचकर प्रभा पप्पू को कमरे में लेकर गया, और प्रभा को अंदर देखकर प्रभा के पिता ने उसको इतनी डांट लगाई कि क्या बोले कि ऐसे टाइम पे कुत्ते को क्यों लेकर आ रहे हो यहाँ पे, बाहर जाओ। इसके बाद तो माँ की अर्थी जाने तक प्रभा और पप्पू को उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। इस तरह उन्होंने अपने ही बेटे से उसकी माँ को आखिरी बार देखने का मौका छीन लिया। तब से प्रभा अपने पिता से बात ही नहीं करता दोस्तों। गांव के मंदिर का पर्व का समय था, तो अब प्रभा मंदिर में तो जाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो मेले में ही उस आत्मा के साथ घूमता है। और फिर वो आत्मा भी अपनी शक्तियों से अपने कपड़े बदल लेती है, जिसके बाद दोनों एक तालाब के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। इस दौरान प्रभा अपने मोबाइल में उसकी वीडियो बनाकर देखने लगता है, उस आत्मा की, मतलब वो वीडियो में आती भी है या नहीं। लेकिन वीडियो में आत्मा नहीं आ रही थी, मगर उससे वीडियो बनाते हुए उन्हीं लड़कों ने देख लिया था जो हर रोज यहाँ पे नशा करने आ रहे थे। उनको ये लगा कि प्रभा उनका वीडियो बना रहा है, क्योंकि उनको तो आत्मा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन प्रभा की तो हालत खराब हो गई थी लड़कों को देखकर कि कहीं मुझे फिर से न मार डालें। लेकिन वो आत्मा प्रभा को कहती है अरे मारो उन लड़कों को, तुम डरो मत। पर प्रभा शांत खड़ा था। उनमें से तभी एक लड़का प्रभा का फोन छीनकर उसे तोड़ने वाला होता है कि तभी आत्मा अपनी शक्तियों के जरिए उसको कुछ कर देती है दोस्तों। फिर प्रभा उसके हाथ से अपना फोन लेकर वापस से चुपचाप आ जाता है, जिसके जाते फिर से वो लड़का ठीक हो जाता है और ये सभी मिलकर प्रभा पे हमला करते हैं। मगर इस बार प्रभा ने आत्मा की बात मान ली थी और वो अब उन लड़कों को बहुत अच्छे से धोता है, जिससे वो लड़के सुधर भी जाते हैं और फिर आत्मा भी बड़ी खुश हो जाती है। अब आगे वो आत्मा के साथ फ्लाइट से मुंबई जाता है अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ फ्लाइट में
प्रभा के बगल में लड़की बैठी होती है, जिसे वो आत्मा पजेस करके प्रभा से बताती है कि मेरी शक्तियों में ये भी शामिल है। तब वो कहती है कि मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं अक्सर बैंगलोर से कोची से फ्लाइट पकड़ती थी। लेकिन दोस्तों, इतनी डिटेल काफी नहीं थी ना। इससे बस ये पता लगता है कि वो आत्मा कोची या बैंगलोर की रहने वाली होगी। इसी बीच हमें रूपेश को दिखाया जाता है। प्रभा की बदौलत उसे कई सारे भूत भगाने की पूजा मिलने लग गई थी। उसे कुछ गांव में जाकर पूजा के जरिए भूत भगाना था, जिसका वो बहुत बढ़िया चार्ज भी करता है। मगर इन पूजाओं को करते वक्त वो खुद भी बहुत डरा डरा रहता है, क्योंकि असलियत में तो उतना कारीगर नहीं है ना वो। खैर, प्रभा की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ वो संध्या नाम की लड़की से मिलता है। असल में संध्या ने फैजल के दिए हुए प्रभा के डेमो को अपने म्यूजिक कंपोजर को सुनाया था, तो प्रभा ये जानकर उसको थैंक यू कहता है। फिर यहाँ प्रभा जल्दी रिकॉर्डिंग खत्म कर लेता है, जिसके बाद वो संध्या के साथ डिनर करने जाता है। तभी संध्या को एक मैसेज आता है, लेकिन आत्मा भी उनके साथ है दोस्तों। तो आत्मा उसका मैसेज पढ़कर बताती है कि संध्या का उसके बॉयफ्रेंड से आज ही ब्रेकअप हो चुका। वो कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कमिटमेंट से डरता था, इसलिए उसने संध्या से ब्रेकअप कर लिया। उसी के मैसेजेस आए थे उसको, जिनको देखकर बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी। लेकिन तभी उस आत्मा को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे याद आता है कि ठीक इसी तरह किसी ने उसका दिल तोड़ा था। वो प्रभा से कहती है कि तुम्हें संध्या को हौसला देना चाहिए। तो प्रभा रोती हुई संध्या से बस इतना कह पाता है कि ये बन और ग्रेवी तुम नहीं खाओगी, मैं खा लूं। अब प्रभा पाव भाजी को बन और ग्रेवी बोल रहा था, ये सुनकर अचानक से संध्या हंसने लग जाती है। और फिर वो उसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताते हुए कहती है कि हमें रिश्तों को खत्म करने से पहले उनसे मन मुटाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल के लोग ब्लॉक कर देते हैं। अगले की यादों से पूरी तरह छुटकारा पाना है तो सब कुछ शांति से, बिना ड्रामे के साथ खत्म करना चाहिए। इससे उस शख्स के साथ आपकी अच्छी और मीठी यादें हमेशा वैसी बनी रहती हैं। संध्या की ये बातें आत्मा को बड़ी पसंद आती हैं। संध्या प्रभा को पसंद करने लग गई थी और वो भी उससे प्यार करने लग गया था। खैर, मुंबई से काम खत्म करके वापस आने के बाद प्रभा रूपेश के साथ एक घर में भूत भगाने जाता है, जहां इन्हें पता चलता है कि उस घर में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक गरीब हस्बैंड वाइफ यहाँ छिप कर रह रहे थे। इन्हीं से सब डरा करते थे। तो प्रभा उन्हें वहां से देखकर उनको भगा देता है। अब उन्हें भागते हुए तो कोई देख नहीं पाया, तो प्रभा कहता है कि भूत भाग गया। कुछ दिनों के बाद संध्या प्रभा को एक शादी में आने के लिए कहती है, जो कि उसके गांव के बाहर थी। तो प्रभा वहां जाना तो चाहता था, मगर इस रास्ते में बाइक ले जाना सेफ नहीं था। इसीलिए आत्मा उससे कहती है कि तुम्हें अपने पापा की कार ले जानी चाहिए, संध्या भी इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन दिक्कत तो यह, प्रभा अपने पिता से बात नहीं करता। लेकिन वो आत्मा आज उसे अपने पिता से जाकर बात करने के लिए कहती है। और प्रभा काफी सालों के बाद आज अपने पिता से बात करने गया दोस्तों। प्रभा के पिता ने पप्पू को भी अपने कमरे में सुलाया होता है, क्योंकि पप्पू को चोट लगी थी। उसकी चोट पर उन्होंने दवा भी लगाई हुई थी। प्रभा देखता है कि उसके पिता की उम्र हो गई है, वो बिना मशीन के सोते समय सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। ये देखकर प्रभा की आंखें भर आती हैं। वो ये भी देखता है कि उसके पिता उसकी माँ को आज तक नहीं भुला पाए हैं, बल्कि उनके कपड़े और चीजें आज भी संभाल के रखी हुई है अलमारी में, जहाँ पर उसकी माँ रखा करती थी, सेम उसी जगह पे। प्रभा यहाँ पे इमोशनल होकर अपने पिता से पूछता है, क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा लूं? तो उसके पिता बड़े खुश होते हैं और दोनों बाप बेटे की आंखों में पानी होता है दोस्तों, क्योंकि इतने टाइम के बाद मिल रहे होते हैं। इसके बाद प्रभा आत्मा के साथ कार में संध्या से मिलने जाता है। यहाँ प्रभा को संध्या के साथ देखकर आत्मा को वैसे थोड़ा जलन तो होती है, और वापस आते वक्त रास्ते में वो प्रभा से कहती है कि पता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रभा कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। तुम एक भूत हो जिसे मैं ना तो छू सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तो आत्मा कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, प्यार फिजिकल हो ये जरूरी तो नहीं ना। तो प्रभा यहाँ उसको प्रैक्टिकली सोचने को कहता है कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो यार, ये जो तुम्हें प्यार हो रहा है ये प्यार नहीं, कुछ और है। अब इसी दौरान प्रभा को संध्या का कॉल आता है। वो गुस्से में जैसे ही फोन लेकर बाहर निकलता है, वैसे ही देखता है कि उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा। प्रभा की तो सांस अटक जाती है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो आत्मा उसके सामने रोते हुए खड़ी होती है। उसे सब याद आ जाता है दोस्तों अपने बारे में, और यहाँ वो प्रभा को गले लगा लेती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। असल में इस आत्मा का नाम माया था। तो माया कोची की एक बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके घर में उसका जैकब नाम का एक छोटा भाई था और साथ ही एक माँ भी थी। माया बेंगलोर में पढ़ाई कर रही थी, बाकी वो छुट्टियों में अपने घर आती रहती थी। माया अपने पिता से बताती है कि उसको एक लड़के से प्यार है, जिसे उसने कल कैफे में बुलाया है, और कल वो उस लड़के को प्रपोज करने वाली है। साथ ही वो उसको अपने माता पिता से भी मिलवाना चाहती है। माया के माता पिता उसके लिए बड़े खुश थे दोस्तों। वो दोनों उसके साथ माया को लेकर कैफे पहुंच जाते हैं। लेकिन माया का दोस्त जो आने वाला था, वो मैसेज करके माया को मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। यह माया की माँ उसे दुखी देखकर समझाती है कि बेटा, तुम्हारी जनरेशन कमिटमेंट करने से डरती है, इसलिए कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत लगाया करो। और अपनी माँ की बातें माया को लेक्चर लगती हैं, और वो जैसे गुस्से में बाहर निकलती है, एक गाड़ी उसे उड़ाते हुए निकल जाती है। जिसके बाद हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं। माया को देखने के लिए उसका छोटा भाई भी स्कूल से आया हुआ था। वो अपने पिता से माया के बारे में पूछता है, तो उसके पिता कहते हैं कि माया का ब्रेन तो कब का डेड हो चुका है बेटा, मगर वो लाइफ सपोर्ट की वजह से जिंदा है। वो तकलीफ में है, इसलिए अब हमें लाइफ सपोर्ट को ऑफ करके उसको जाने देना चाहिए। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अगर तुम हाँ करोगे तभी लाइफ सपोर्ट मैं हटाऊंगा और तुम्हारी दीदी को इस दर्द से छुटकारा दिलाऊंगा। तो यहाँ जैकब यस बोलता है, जिसकी ऐसे बोलते ही
माया के लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है और उसकी हो जाती है मौत। इस तरह माया को सब याद आ गया दोस्तों। और यस, उसके भाई जैकब ने कहा था। यहाँ माया प्रेजेंट में प्रभा से सब बताती है, अपना नाम भी, जिसे बोलते ही माया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती दोस्तों। मगर प्रभा माया के जाने के बाद उसकी यादों से खुद को मुक्त नहीं कर पाता। वो उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करता रहता है। अब प्रभा को भगवान पर विश्वास हो गया था और उसने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया था। उसके बड़े पापा ये कहानी सुनकर उससे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें उससे मुक्त होना है तो तुम उसका बचा हुआ आखिरी काम कर सकते हो। माया कभी अपने माता पिता को उस लड़के से नहीं मिला पाई जिससे वो प्यार करती थी, और अपने बड़े पापा का इशारा समझकर प्रभा माया के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती माया की माँ से। प्रभा माया की माँ से कहता है कि मैं माया का दोस्त हूँ, यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा माया के घर से चला जाऊं। तो माया की माँ प्रभा को अंदर बुलाती है और उससे बताती है कि बेटा, माया की मौत के बाद तो मैंने किसी तरह खुद को समझा लिया, मगर उसके पिता ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया है। साथ ही उसका भाई भी पढ़ाई में बिजी रहता है, अब तो वो क्लास में टॉप करता है। और यहाँ पर प्रभा माया की तस्वीर को देखकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब इस दौरान माया की माँ को याद आता है कि जिस लड़के को माया पसंद करती थी उसकी फोटो तो माया ने नहीं दिखाई थी, मगर उसने बताया था कि वो लड़का हिंदू है और उससे थोड़ा बड़ा भी है, साथ ही उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी भी है। ये सारी चीजें प्रभा से मैच हो रही थी। तो वो प्रभा से पूछती कि तुमसे ही माया प्यार करती थी ना? तो प्रभा हाँ में जवाब देकर चला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे कि प्रभा आखिर क्यों ये बोल गया, जबकि अगर असल में वो माया को जानता था तो उसकी आत्मा को क्यों नहीं पहचान पाया। तो यहाँ पे जाहिर है कि वो लड़का कोई और ही था, प्रभा नहीं था। और माया की आत्मा तो बाद में इससे प्यार करने लगी थी ना। असल में माया तो पता नहीं किससे प्यार करती थी। साथ ही माया की आत्मा ने प्रभा को प्रपोज करने की अपनी विश पूरी तो कर दी थी, वैसे भले मरने के बाद की हो। इसलिए प्रभा ने भी यहाँ पे इमोशनल होके हाँ बोल दिया, क्योंकि उसके घर वाले भी इतने सालों से टेंशन में थे कि कौन रहा होगा वो लड़का। तो उनको भी एक तरफ से पता चल गया कि यही रहा होगा, प्रभा नाम है उसका। खैर, इस तरह यहाँ पे ये सीन खत्म होता है और आगे हम प्रभा को देखते हैं। तो कई महीनों के बाद वो काफी पॉपुलर हो गया दोस्तों, संध्या के साथ बड़ा खुश है, उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। बाकी पूजा पाठ करवाना उसने छोड़ दिया, अपने पैशन को फॉलो करना सही समझा। आज वो कामयाब है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।